नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास के आर्ट्स के विद्यार्थियों का है। तो जिनका जिनका फेवरेट सब्जेक्ट्स हिस्ट्री है वे लोग कमेंट में अपना नाम बताएंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। मौर्य साम्राज्य किस कारण से अपने उच्चतम से निम्नतम की ओर प्रगतिशील हो गया, मतलब कि ऊपरी स्तर से निचली स्तर तक आखिर आने का क्या क्या कारण रहा। तो उत्थान और पतन प्रकृति के नियम है, मतलब कि अपने जीवन में कभी ऊपर जाना और कभी नीचे आना, ये प्रकृति का नियम है। प्रत्येक उत्थान के बाद पतन अवश्यंभावी है। अतः मौर्य वंश भी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और अशोक के समय में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था, अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद ही नष्ट हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण रहे, जिनमें से कुछ कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस बात से एक चीज पता चला कि जो मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये जो मौर्य वंश है अशोक के काल में अपने उच्चतम चरम सीमा पर था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद 50 वर्ष के बाद ही ये मौर्य वंश समाप्ति के कगार पर यानी कि नष्ट हो गया। जिसके कारण बहुत सारे रहे, जिनमें से कुछ मुख्य कारण है। जिसमें से पहला कारण है अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी, यानी कि अशोक के जो उत्तराधिकारी रहा वो बहुत दुर्बल कमजोर रहा। अशोक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक मौर्य वंश के प्रतापी तथा शक्तिशाली शासक थे, परंतु अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ और बृहदर्थ आदि अयोग्य एवं निर्बल थे। वे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ नहीं थे, यानी ये लोग देश के अंदर शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखा। अतः वे न तो आंतरिक विद्रोहों को दबा सके और न ही विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सके, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। और ये जो है पहला कारण है। दूसरा कारण है उत्तराधिकारी के निश्चय, यानी कि उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, यानी उत्तराधिकारियों के पास कोई भी निश्चित नियम नहीं था। तो मौर्य वंश में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था, अतः उत्तराधिकारी के लिए प्रायः युद्ध छिड़ जाते थे। अशोक ने स्वयं अपने 99 भाइयों को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होते रहे, जिससे मौर्य साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। इस लाइन से हमें एक चीज मिला कि जो महान अशोक है ये खुद अपने 99 भाइयों को मारकर राज सिंहासन पर बैठा, और इसके मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए हमेशा आपस में ही युद्ध होते रहा। तीसरा कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का कि ब्राह्मणों द्वारा विरोध। तो प्रसाद शास्त्री के अनुसार, जो कि इतिहासकार हैं, तो प्रसाद शास्त्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मणों का विरोध था। ब्राह्मणों का समाज में विशेष स्थान था। अशोक ने राज्य के अधिकारियों को समस्त प्रजा से समान व्यवहार करने का आदेश दिया था, यानी किसी भी प्रजा से ऊंच नीच की व्यवहार करने से मना किया था अशोक ने। इस कारण से ब्राह्मणों ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद हम अगला प्रश्न पर बात करेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। मतलब अभी तो पतन के कारण पढ़े कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, अब पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के उत्थान, यानी कि इतना विकसित और इतना बड़ा साम्राज्य बनने का क्या क्या कारण था। तो सबसे पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। तो मगध
गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था तथा इसके चारों ओर अन्य नदियां बहती थी। प्रायः यानी अंतः यानी कहा जाए कि इसके फलस्वरूप इसको बाह्य आक्रमणों से खतरा नहीं था। यानी कि जो भौगोलिक स्थिति है मगध साम्राज्य की, इसकी ऐसी स्थिति कि चारों तरफ ये नदियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण कोई भी बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं था। इसको प्रथम राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी थी, जिस पर आसानी से शत्रुओं के आक्रमण नहीं हो सकते थे। अतः शत्रुओं के आक्रमण से निश्चिंत होकर मगधवासी एवं शासक गण अपनी क्षमताओं और साधनों को मगध की उन्नति और प्रगति में निरंतर लगा सके। मतलब कि बाहरी कोई आक्रमण, कोई खतरा नहीं था। इस कारण से ये लोग अपने राज्य, अपने क्षेत्र को आसानी से साधन को जुटाए और प्रगति कराने में मदद मिला। दूसरा कारण था उन्नति का आर्थिक स्थिति। तो मगध के राजनीतिक उत्कर्ष में आर्थिक कारण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह संपूर्ण क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था, जिसके कारण यहाँ पर कृषि, पशुपालन तथा उद्योग धंधों का विशेष रूप से विकास हुआ। इस क्षेत्र में लोहे की खानें थी, जिससे प्राप्त लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, जिससे अन्य क्षेत्रों को जीतने में मदद मिली। मतलब कि यहाँ क्या था कि लोहे के खान भी था, जिससे यहाँ पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, और इस कारण से ये अगल बगल के राज्य को भी जीतने में और मदद करने में आसान था। गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता एवं सुलभ था, जिसके व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला था। इसके अतिरिक्त मगध के जंगली क्षेत्रों में हाथी भी बहुत संख्या में पाए जाते थे, जो सेवा का महत्वपूर्ण अंग था। मतलब कि हाथी का भी ये अपने सेवा में शामिल करता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तीसरा कारण था मगध साम्राज्य के उन्नति का कि प्रतापी राजाओं का योगदान। तो सौभाग्य से मगध को निरंतर योग्यतम राजा मिले तथा हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया। बिंबिसार से शासकों यानी बिंबिसार से अशोक तक लगातार सीमाएं फैलती रही। मतलब बिंबिसार से लेकर के अशोक तक जो भी राजा शासक बने, ये लोग राज्य को बढ़ाते रहे, उत्साहित करते रहे और एक अपना साम्राज्य बनाते रहे। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था कैसे? मतलब जो गुप्त काल था, तो गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था, ये कैसे था? तो सुनेंगे कि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। यह युग सिर्फ राजनीतिक एकता एवं प्रशासन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से सभी जगह यानी कि सभी यह बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने इसे प्राचीन काल का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अनेक विद्वानों ने इसकी तुलना यूनान के पेरिक्लोज युग तथा रोम में अगस्टम युग से की है। इसे अभिजात्य युग भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अभिजात्य युग किसे कहा जाता है, तो स्वर्ण युग यानी कि गुप्त काल को कहा जाता है। निसंदेह इस युग में सांस्कृतिक प्रगति
अधिक हुई, परंतु यह प्रगति एक विशेष वर्ग के लिए ही थी। जनसाधारण के लिए यह काल सांस्कृतिक विकास का युग नहीं था। सब विकास किया था, सांस्कृतिक विकास का युग था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जनसाधारण के लिए इस प्रगति का कोई लाभ नहीं था। मतलब जनसाधारण को इस काल से कोई फायदा नहीं था, केवल विशेष वर्ग को ही क्या था, इस काल से लाभ था। फलस्वरूप गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देना उचित प्रतीत नहीं होता। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह काल सांस्कृतिक विकास का युग था, भले ही इसका लाभ किसी विशेष वर्ग के लिए सुरक्षित रहे हो। वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि जैसे प्रतापी शासकों ने देश के लगभग समस्त भाग में एक छत्र राज्य कायम कर राजनीतिक एकता से, यानी एकता के सूत्र में समस्त भारत को बांध दिया। पूरे क्षेत्र पर एक जैसी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता एवं अशांति का वातावरण समाप्त हो गया था। इसी एवं शांति का साम्राज्य व्याप्त हो गया। इस अवस्था ने सांस्कृतिक विकास में काफी मदद पहुंचाई, जिसके आधार पर विद्वान गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। तो इतना समझ में आया है। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जो है फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।